शहर में नए डीएम साहब का आगमन होता है और चूँकि ज़िला भी एक नया बना था और जैसे ही नए डीएम साहब का स्वागत बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। डीएम साहब ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस में कोई फूलों के गुलदस्ता से, कोई फूल मालाओं से, कोई सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर के उनका स्वागत होता है। बड़े अच्छे से डीएम साहब का उस छोटे से ज़िले में सब लोग मिलकर के स्वागत करते हैं और स्वागत समारोह के बाद में डीएम साहब की इच्छा होती है शहर घूमने की और अपनी गाड़ी से डीएम साहब का काफ़िला जब शहर की तरफ निकलता है तो मेन रोड से निकलते जा रहे थे डीएम साहब और जैसे ही रोडवेज बस स्टैंड के पास से गुजर रहे होते हैं तो अचानक उनकी नज़र रोड पर एक महिला पर पड़ती है जो अंगीठी में आग जला करके और भुट्टे बेच रही थी। मकई के दाने, मक्का के भुट्टे बेच रही थी और अक्षय जो आज डीएम बन करके आए थे, ड्राइवर को आदेश देते हैं और अपने काफिला को साइड रुकवा करके जब भुट्टे वाली की तरफ बढ़ते हैं तो सभी लोग अचानक से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रोडवेज स्टैंड का वो दृश्य और डीएम साहब खुद जब उस अधेड़ महिला के पास पहुंचते हैं, उस महिला की नज़र जैसे ही डीएम साहब की तरफ पड़ती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुछ पुलिस वाले भी थे जो इशारों में पूछते हैं कि शायद इस महिला का ये सब सामान यहाँ से उठवा करके फेंकवाया जाए, लेकिन नहीं, इशारे में अक्षय जो है सभी लोगों को ऐसा करने से रोकता है और जा कर के उस महिला से एक भुट्टा खरीदने की बात कहता। महिला जैसे ही डीएम साहब के चेहरे को देखती है और जैसे ही उन्होंने भुट्टा खाने का आग्रह किया तो बुझे हुए चेहरे से एक बहुत सुंदर सा भुट्टा भूंजने लगती है और नींबू नमक लगा करके डीएम साहब की तरफ हाथ बढ़ाती है। दोस्तों, कपकपाते हुए हाथों से जब भुट्टा दे रही थी तो अक्षय ने उस भुट्टा को अपने हाथों से पकड़ा। लोग उस मंजर को समझ नहीं पा रहे थे ये सब क्या है और डीएम साहब कहते हैं हल्की सी आवाज़ में, आपकी ये दशा कैसे हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज और आज मैं जो कहानी लेकर के चल रहा हूं एक बड़ी हृदय को विदीर्ण कर देने वाली कहानी है। आज हर उस परिवार में इस तरीके की बातें पनपने लगती हैं कि यदि पति थोड़े से अच्छे परिवार से है और पत्नी निम्न वर्गीय परिवार से आ जाती है तो उस परिवार के लोग ही ताने मार मार करके उसको और मजबूर कर देते हैं। और यदि पति हल्के घर से है, पत्नी अच्छे घर से आ जाती है तो ससुराल पक्ष के लोग उस लड़के को ताना मार मार के मजबूर कर देते हैं। तो ऐसा ही अक्षय और जो भुट्टा बेचने वाली जो लड़की थी जिसका नाम मधुरिमा था, तो मधुरिमा कोई और नहीं, अक्षय की तलाकशुदा पत्नी थी।
जब अक्षय और मधुरमा की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। भुट्टा लेकर के डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों से कहते हैं कि इस महिला को समय निकाल करके मेरे आवास पर लेके आना। पुनः डीएम साहब की गाड़ी शहर भ्रमण करने के लिए निकल जाती है। अब अक्षय का मन उस शहर को देखने में नहीं बल्कि मधुरमा में ही घूम रहा था और वो शादी का मंजर, शादी के वो पल उनकी आंखों के सामने थे जब मधुरमा को पत्नी बना करके वो अपने घर पर लेकर के आए थे। और मधुरमा के माँ और पिताजी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दान दहेज दिया था। और दान दहेज देने के बाद में मधुरमा जब अपनी ससुराल में रह रही थी, कुछ समय तो बड़ा ठीक ठाक से गुजरा, लेकिन चूँकि अक्षय मध्यम वर्गीय परिवार से था, ठीक परिवार से था और मधुरमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने मात्र इंटर किया था और ये बात उसके माँ और बाबूजी ने पहले ही सब बता दिया था। लेकिन उसकी सुंदरता, रूप को देख करके अक्षय के माँ बाप ने वो शादी की थी और बहुत जल्दी अक्षय की माँ मधुरमा को कई तरह के ताने देना शुरू कर देती है। रक्षाबंधन का दिन था। मधुरमा अपनी सासू से मायके जाने की जिद करती है, अपने भाइयों को राखी बांधने की जिद करती है, लेकिन अक्षय की माँ साफ मना कर देती है। आज मधुरमा को पता नहीं क्या हो गया था तो वो सबकी बातों को दरकिनार करते हुए अपना बैग उठाती है और सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। मन में कुछ शिकायतें थी जो उसने अपनी माँ से कहना था, अपने पिताजी से कहना था, अपने भैया और भाभी से कहना था। और जैसे ही अपने मायके पहुंचती है, अकेली मधुरमा को देख करके सबसे पहले तो घर वाले हैरान होते हैं, तुम अकेली क्यों आई हो। और मधुरमा अपनी ससुराल में घटित होने वाली हर उस घटना को अपनी माँ और पिताजी को रोते रोते बताती है। और दोस्तों, अब शुरू होता है नाराज़गी का सफ़र। मधुरमा की माँ उसको जाने के लिए साफ मना कर देती है। उधर अक्षय की माँ भी अक्षय से साफ कह देती है कि यदि मधुरमा अपनी मर्जी से आना चाहती है तो आ जाए, तुम उसको बुलाने के लिए नहीं जाओगे। और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 1 वर्ष इस बात को हो गया और 1 वर्ष बाद मधुरमा की माँ, जो एक दहेज की बहुत ही लोभी महिला थी, कुछ पड़ोसी या कुछ रिश्तेदार उसको सजेशन देने लगते हैं कि आप अपनी बहू से तलाक ले लीजिए और बेटी की शादी हम दूसरी करा देंगे। और ऐसा कह कर के मधुरमा की सास अपने बेटे अक्षय पर इतना प्रेशर डालती है कि तलाक के कागज़ तैयार करवा करके और बाई पोस्ट मधुरमा के घर पर भिजवा दिए जाते हैं। समय पंख लगा करके उड़ रहा था और वो दिन दूर नहीं रहा, एक दिन उन दोनों का तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद में अक्षय की माँ अक्षय से दूसरी शादी करने के लिए जब प्रेशर कर रही होती है, उसी समय अक्षय थोड़ा सा टाइट बन के अपनी माँ से शादी करने के लिए इनकार कर देता है और साफ कह देता है, माँ मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, यदि एक के साथ ज़िंदगी नहीं कट पाई तो अब दूसरी शादी करके क्या करूँगा। और वो अपना तन और मन पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगा देता है। इधर
मधुरमा की ज़िंदगी आज 8 साल गुजर गए थे। धीरे 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 करके उसके पिताजी बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे और एक दिन जा कर के उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। एक भैया और भाभी मधुरमा को ताने मार मार के आज जीने नहीं देते हैं और मधुरमा और उसकी माँ दोनों को एक झोपड़ी दे करके और अलग कर दिया जाता है। भाभी साफ कह देती है कि मैं तुम्हारा एक हो तो उसका खर्चा उठाऊं, अगर तू इतनी बढ़िया होती तो शायद तेरा पति तुझे तलाक नहीं देता। और मधुरमा अपनी माँ का और अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना शुरू कर देती है। मक्का का सीजन चल रहा था, जा कर के एक अंगीठी लेकर के और भुट्टा भूंज रही थी, बेच रही थी और इससे उसकी दिनचर्या चल रही थी। ठीक उसी समय जैसे मैंने आपको बताया अक्षय की गाड़ी बस स्टैंड से निकल रही थी। रुख करते हैं दूसरी तरफ बंधुओं। उधर अक्षय जब अपनी पढ़ाई में मन लगाता रहा, लेकिन पत्नी की वो यादें, वो कशिश उसके दिमाग से नहीं गई और अपनी पत्नी को वो अपनी लाइफ में नहीं भुला सका। चूँकि वो अपने माँ और पिता के प्रेशर में था, लेकिन अक्षय एक बहुत ही शार्प सज्जन लड़का था और साथ साथ होनहार भी था। आज उसका सिलेक्शन, आज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनने के बाद में जब वो शहर के भ्रमण के लिए घूमने को निकला, तब उसकी नज़र मधुरमा पर पड़ी। शाम का समय था, डीएम साहब अपने आवास में आराम कर रहे थे। पुलिस वाले उस महिला को लेकर के डीएम साहब के आवास पर पहुंचते हैं। मधुरमा अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उसके चेहरे पर कोई डर या दहशत के भाव नहीं थे। हाँ, आंखों में आंसू जरूर छलकते जा रहे थे, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पाया और बात भी इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब मधुरमा और अक्षय आमने सामने थे। डीएम साहब सबको जाने के लिए वहाँ से कहते हैं और उसके बाद में मधुरमा और अक्षय जिस रूम में बैठे हुए थे वहाँ पर उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। पहल अक्षय की तरफ से शुरू होती है और अक्षय कहता है, मधुरमा मेरे लाख समझाने के बाद में तुमने अपने मायके जाने की जिद नहीं छोड़ी। मधुरमा ऐसा सुन करके और रोना शुरू हो जाती है। कहती है, हर उस बेटी का सपना होता है कि तीज त्योहार पर वो अपने मायके जाए। मेरे माँ और बाबूजी ने आपके परिवार वालों से कुछ नहीं छुपाया था। मैं एक कम पढ़ी लिखी थी और मैंने भी अपने सपने देखे थे कि एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता होने जा रहा है, तो शायद मेरी ससुराल के लोग मेरी पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे। आपको भली भांत बताया गया था। जब हम और आप शादी से पहले आमने सामने हुए थे, उस समय भी मैंने आपको कुछ नहीं छुपाया था। मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मैं मात्र इंटर हूँ। मेरे माँ बाबूजी की इतनी ही कैपेसिटी है, इतनी गुंजाइश है कि हम लोग जो है इतना ही शादी में दान दहेज खर्च कर पाएंगे। और फिर दूसरी चीज़, तलाक की पहल मेरी तरफ से नहीं हुई थी। और वो धीरे धीरे उसकी लाइफ में जो गुजरा था, जब अक्षय को बताना शुरू होती है अपनी मुसीबत की घड़ियाँ, तो अक्षय अपने आप को रोक नहीं पाता है और झपट करके वो अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, मधुरमा गलती मेरी है, शायद इन चीज़ों के लिए ईश्वर मुझे कभी माफ़ न करे। तो मधुरमा कहती है, क्या मकान में आपके बीवी बच्चे नहीं दिख रहे हैं? तो अक्षय एकदम से आंसू भर के आंखों में कहता है, मधुरमा मैं इतना बुरा तो नहीं था।
और तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी करना तो बहुत, मैं दूसरी शादी के बारे में सोच तक नहीं सकता था। कुछ परिस्थितियां मेरे सामने ऐसी आ गई थीं जिनके चलते मैंने अपना तन मन अपनी पढ़ाई में लगाया और आज ईश्वर की कृपा से मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मेरे साथ अब दोबारा रह सको? दोस्तों, जब अक्षय के मुंह से इस तरीके की बातें मधुरमा सुनती है तो मधुरमा अक्षय के पैरों में गिर पड़ती है। अक्षय अपनी पत्नी के दोनों हाथ पकड़ करके कहता है कि तुम्हारी जगह इन पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है, और वो अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है। डीएम साहब की आंखों में आंसू और मधुरमा की आंखों में आंसू अविरल बह रहे थे दोस्तों। और इसके बाद में डीएम साहब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के आवाज से बाहर आते हैं और उन्हें कहने में तनिक भी इस चीज़ की शर्म नहीं लगती है, और बेझिझक होकर के सभी लोगों को बताते हैं कि बस स्टैंड पर भुट्टा भून करके अपनी ज़िंदगी की गुजर करने वाली वो महिला कोई और नहीं, मेरी तलाकशुदा पत्नी थी। और मधुरमा भी ऐसी लड़की थी, गुस्सा में बेशक ये तलाक का कदम या तलाक दोनों का हुआ, लेकिन उसने भी अपनी तरफ किसी गैर मर्द, किसी गैर पुरुष को फटकने तक नहीं दिया था। इसीलिए दोस्तों, उसके गांव में भी उसकी इन बातों को लेकर के सराहना होती थी। आज बड़ी हंसी खुशी के साथ जब डीएम साहब इस बात का ऐलान करते हैं और दूसरे दिन ही इस खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कानूनी तौर से एक बार पुनः अक्षय और मधुरमा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी का बंधन तो उनका नहीं टूटा था पहले से, लेकिन कानूनन वो अब पति पत्नी नहीं थे, तो उसके बाद में कुछ दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज पर साइन करने के बाद में शादी की रस्में अदा करने के बाद में आज पुनः मधुरमा और अक्षय का जीवन यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुँचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारा सनातन धर्म इतना पवित्र है कि कोई भी तलाक चाह करके भी पति पत्नी के बंधन को नहीं तोड़ सकती है। अगर मन में एक दूसरे के लिए सच्चा स्नेह हो, सच्चा प्रेम हो। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि छोटी छोटी बातों को दरकिनार करते हुए अपने पारिवारिक रिश्तों में इतना खलल मत लाइए कि ताकि एक दिन मनोरमा और अक्षय की तरह आप लोगों को पछताना पड़े। और मेरी उन माँ बाप से भी गुजारिश है जो छोटे से लालच, तनिक लालच के पीछे अपने बेटे की या अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब कर देते हैं। लड़का पक्ष दहेज को लेकर के या लड़की पक्ष, चूँकि बेटा अगर सैलरी या तनख्वाह या अपनी कमाई ला करके अपनी पत्नी के हाथ में रखता है तो वो बहुत बुरा होता है, लड़का बहुत बुरा हो जाता है। और वहीं दामाद यदि इस काम को करता है तो वो बहुत अच्छा करता है। तो दामाद और बेटे में, बहू और बेटी में किस बात का फ़र्क। पुनः मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करना न भूलें। और मेरे द्वारा बताई गई, सुनाई गई कहानियाँ यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आशीर्वाद के रूप में कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय देना न भूलें। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।